वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ये बायोलॉजी के बारे में है। सो बायोलॉजी में हम कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था कि थोड़ा थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि हार्ट का हमारा या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन जब बात ट्रांसपोर्ट की हो तो क्या ट्रांसपोर्ट होता है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि हम जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताया था आप लोग को कि ब्लड के साथ और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो ब्लड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे गैसेस उसमें इन्वॉल्व रहती हैं जो एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट होती हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। सो आज जो हम जानेंगे वो इसी कंस्टिट्यूएंट के बारे में जानेंगे। क्योंकि हार्ट पंप करता है ये सबको बात पता है, लेकिन ये आगे जाके हम देखेंगे भी कि वो कैसे पंप करता है। लेकिन इसके पहले आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या क्या चीजों को सर्कुलेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को वहीं से। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स की बात चल रही है, जहां जिस वेसल मतलब क्या, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर से ब्लड जाता है। सो कुछ ऐसा ये वेसल रहती है और ये इसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम का जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताया, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हो, कि जब वो कैपिलरीज में डिवाइड होता है हमारा आर्टरी, तो वहां पे हमने देखा था उसके साथ एक पैरेलल लिम्फेटिक सिस्टम वहीं पे इंट्रोड्यूस होता है जो लिम्फ को मिक्स करता है कैपिलरी के अंदर। और लिम्फ के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये दो सिस्टम से बन के हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आपको यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या ट्रांसफर होता है। सो इन ह्यूमन बीइंग इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो तीन चीज आप जानते हो, हार्ट है जो ब्लड को पंप करे किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टैटिस एंड प्रोटेक्शन। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, नियरली हम जब होम्योस्टैटिस बचपन में पढ़ते तो मतलब जब लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते तो हम क्या सोचते थे कि इसका मतलब है बैलेंस बना के रखना टेम्परेचर का। लेकिन रियल में होम्योस्टैटिस मीन्स ओवरऑल बॉडी का बैलेंस बना के रखना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए, हीट हो गया, प्रेशर हो गया, सब कुछ बैलेंस बना के रखना। जैसे कि आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में आपके पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। सो वहां से ध्यान रखिए कि बॉडी की पूरी कंडीशंस को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना। और उसी की वजह से क्या रहती है, प्रोटेक्शन रहती है बॉडी को। जैसे कि कभी कभी आप जब जाते हो, कभी आप सुने रहोगे कि माउंटेनियर्स जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं, सो वो एक हाइट जाने के बाद फटीग फील करते हैं और उनके नोज से ब्लड की ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आउटर प्रेशर है वो कम हो जाता है, लो प्रेशर, और हाई प्रेशर उनका अंदर की बॉडी रहती है, तो ब्लड मूव्स आउट। तो यहां से आप जानते हो कि उनकी ब्लीडिंग क्यों होती है। सो लेकिन नॉर्मल हमारे अर्थ लेवल पे क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे? प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करके। आगे चलते हैं। ब्लड कंपोजिशन एंड कोगुलेशन। कंपोजिशन मतलब किससे बना हुआ, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जमा होना, कोगुलेट होना, ठीक है। अगर कोई समझे ऐसे दूर दूर है, अब इनका कोगुलेशन होने पे क्या हो जाएंगे, ये नजदीक नजदीक हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। ये देखेंगे हम क्या होता है ये सब। स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं। एन एवरेज एडल्ट हैज अबाउट 4 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। सो हमारे बचपन में हमको 5 लीटर बताया जाता है, दैट इज 4 + 6 का एवरेज, दैट इज 5 हो जाता है। तो वहां से ये टर्म आता है। इट इज रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या, जब आपका एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है, सो आपका जो एम्ब्रियो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो की एक स्टेज आती है जहां पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ये एक्टोडर्म होता है, यहाँ से मीजो हमारा एंडोडर्म, और ये बीच में कुछ होता है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाद में आपको मालूम है कि कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इस तरह के मीजोडर्म होते हैं, मीजोडर्म। इनके भी टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ बाहर वाले को एक्स्ट्रा पैराइटल मेसोडर्म कुछ करके बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक
मेसोडर्म और इस वाले को भी एक मेसोडर्म। तो ऐसे टाइप होते हैं मेसोडर्म के, जो आप लोग को अगर जनरली हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये टर्म वहाँ पे आ जाएगा। सो मेसोडर्म का मतलब समझ चुके। अब वैसे भी आप लोग अगर इमेजिन करना चाहते हो तो ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो दिख रहा है ये बीच का लेयर है, एक सेकेंड, ये बीच का ब्लड है रेड कलर का। सो ध्यान रख सकते हैं कि दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ब्लड किससे बना है? हमारे मेसोडर्म से। सिर्फ याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। और हाँ, एक आपको बात बतानी थी कि गाइज ये वीडियो में जो आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लाइफ में किसी ना किसी फेस में ये सब टर्म जो आज हम डिस्कस करेंगे प्लस नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जरूर फेस करोगे। जैसे कि आप सिंपल ले लो, एलर्जी होती है। तो एलर्जी क्यों होती है? हिस्टामाइन रिलीज होता है बॉडी में, एंड दैट, अब हिस्टामाइन अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़, तो कॉइन के दोनों साइड होते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा भी हो सकता है, तो हम पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह से ये जो 2-3 लेक्चर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन ये वाला टर्म आपको हॉन्ट करता रहता है किसी भी करियर, मतलब किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में ये आपको हॉन्ट करता रहेगा। एंड जैसे कि जो गवर्नमेंट एग्जाम भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये इम्यून सिस्टम के अंदर आता है। इम्यून सिस्टम के अंदर आप लोग को भी इम्यून चैप्टर है तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड टर्म आप वहाँ पे जानोगे। तो कैसे हमारी बॉडी मैकेनिज्म काम करती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो को मैं, और प्लस इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं जो आप लोग ने कभी सुने नहीं होंगे। तो आप लोग को क्या काम करना है, एक बार वीडियो देखना है, उसके बाद आप लोग को घर पे खुद बैठ के वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है और उसका फंक्शंस याद कर जाने कहाँ पे क्या है। और जब आप भूल जाएं तो आप वीडियोस देख सकते हैं या सीधा अपना बुक रिफर करें। बुक अल्टीमेटली जो वीडियोस होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, आपको खुद की बुक रीडिंग करनी होती है क्योंकि उससे आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग बनती है। और मेमोरी स्ट्रांग बनने का रीज़न होता है कि क्यों हमारी बुक से पढ़ने से मेमोरी स्ट्रांग बनती है, वो हम जब हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे वहाँ पे। तो अल्टीमेटली आप कहीं से भी कुछ भी देख लीजिए, जब तक आपके हाथ, आय और आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि आप जब वीडियो सुनते हो सिर्फ और सिर्फ आपकी आय और जो बोलते हैं ना ईयर कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ करती रहती है। चलिए इस टॉपिक को मैं एंड करता हूँ, आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि आज बहुत सारे नए टर्म आने वाले हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिए। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्या? जिसका पीएच स्केल 7 से ज्यादा हो। स्लाइटली अल्कलाइन ध्यान रखिए 7.4 है। ये क्वेश्चन आता है जनरली जीके बेस्ड क्वेश्चन में, ये सब पूछा जाता है। एंड विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड मतलब क्या? अगर ग्रेविटी के उसमें इसको बहने दिया जाए, फ्लो होने दिया जाए, तो ये क्या होगा? रेजिस्ट करती है बहने को। वहीं पे पानी रहे, पानी से ही कंपेयर करते हैं वाटर से, तो ये जल्दी से फ्लो हो जाती है। जैसे मिल्क हुआ, वो भी विस्कस है। विस्कस क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो आप लोग केमिस्ट्री में सोल्यूशन चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इट हैज 2 मेन कंपोनेंट्स। देखिए ध्यान से, जो ब्लड की, ये ब्लड के बारे में बोल रहा है कि ब्लड के 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एक होता है फ्लूइड प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ेंगे, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसका और एक नाम है ब्लड सेल्स। ध्यान से, ठीक है। कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? एक मशीन होता है, एक सेकंड से क्लियर कर लेता हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग देखोगे, आपके जो बीएससी करेंगे वो तो देख लेंगे। एक मशीन रहती है ऐसे, इसके अंदर ऐसे सॉकेट्स रहते हैं, और इन सॉकेट्स के अंदर आप टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लेंगे, तो ये ब्लड से पूरा फिल्ड रहेगा। ये सेंट्रीफ्यूगेशन में यहाँ पे डाल दोगे इसके अंदर आप इस तरह से, अब ये रोटेट करना शुरू कर देता है जोर जोर से। तो इससे क्या होता है? ग्रेविटी के फोर्स में, और ज़्यादा ही हो जाती है ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा, तो जो हैवी पार्टिकल्स वो नीचे सेट हो जाते हैं और जो थोड़े लाइटर है वो ऊपर रहते हैं। दैट्स द मेन पर्पज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। चीज़ों को जो मतलब जो बोलते हैं ना, डिजॉल्व नहीं हुए रहते हैं कंस्टिट्यूएंट, वो अलग हो जाते हैं, और या तो डिजॉल्व कंपोनेंट्स और सॉल्वेंट ये अलग हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूग का मतलब आप समझ चुके हो। अब मैं आपको सप्लीमेंट्री इमेज भी डालता रहूँगा इसमें, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। अब प्लाज्मा के बारे में, तो फ्लूइड प्लाज्मा की बात चली यहाँ पे। इट कंस्टिट्यूट्स 55% ऑफ द ब्लड। इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, मतलब पेल येलो, पेल येलो कलर का, एंड स्लाइटली अल्कलाइन, विस्कस फ्लूइड अगेन, एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप ये वाला टेबल छोड़ जाओ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग ये टेबल को अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए वाटर का परसेंटेज कितना है? 90% है, जो बाकी सब वो मिला के 10% है। सो वाटर ज़्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लड में ज़्यादा वाटर होगा या ब्लड प्लाज्मा में? तो सिंपल सी बात है, प्लाज्मा में 90% वाटर है
और ब्लड में बोलते हैं 70% वाटर है। ऑब्वियसली ब्लड से ही प्लाज्मा आ रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा वाटर कंपोनेंट प्लाज्मा में ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है कि नहीं। किसकी बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा की। और प्लाज्मा हमको कैसे मिला, सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो हैवी पार्टिकल्स नीचे सेट हो चुके हैं ऐसे रेड कलर के, ऊपर पेल येलो कलर का लिक्विड है, यहाँ पे पेल येलो कलर का। इसका डायग्राम मैं साइड में सप्लीमेंट्री डाल दूंगा, ठीक है। अब ये पेल येलो वाले की बात पूरी चालू है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो प्रोटीन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, और अदर कंपोनेंट्स देखिए प्रोटीन के अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज भी है, एसिड फैटी एसिड्स भी हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। वेस्ट मटेरियल लाइक क्या होता है हमारी बॉडी में, यूरिया, यूरिक एसिड, जनरली यूरिया होता है, यूरिक एसिड लेस अमाउंट में होता है, और क्रिएटिनिन प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाता है। रेगुलेटर्स लाइक क्या मिलेंगे कि नहीं, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन। हार्मोन्स और एंजाइम में मुझे आप डिफरेंस बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, यानी ये क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो प्रोटीन है या नहीं है, दूसरा कोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडीज सब कुछ रहेंगे, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज भी इसके अंदर रहते हैं। और डिजॉल्व गैसेज लाइक O2 CO2 एंड N2। तो हम लोग कभी बोलते हैं कि जब हम जनरली जब उंगलियों को ट्विस्ट करते हैं तो N2 गैस रिलीज होती है, ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अब आ रहे हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के। प्लाज्मा जो 55% है हमारा वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करने वाले 44% जो रिमेनिंग है, जिसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड सेल भी बोलते हैं, दोनों नाम पॉसिबल हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। द ब्लड सेल दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबको साथ में, ह्यूमन ब्लड कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, कॉर्पसेल्स मतलब छोटे सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, कोगुलेशन का, ध्यान रखिए। और प्रोटीन के अंदर देखिए यहाँ पे फाइब्रोजन प्रोटीन दिया गया है, ये देखिए, ये बताना, ये एंटीकोगुलेंट तो है ही, फाइब्रोजन सा कोगुलेटिंग फैक्टर। कोगुलेटिंग मतलब क्या कर देते हैं, थिक कर देते हैं। आप देखे रहेंगे कि ब्लड को जब हम, या आप लोग मतलब जब देखे रहेंगे कि कभी भी किसी एनिमल का ब्लड अगर रहता है पॉट में, तो वो लिक्विड स्टेज में थोड़ी देर के बाद वो ना गाढ़ा हो जाता है, जेली टाइप का। वाई डज ये ऐसा होता क्यों है, सो इट इज बिकॉज ऑफ कोगुलेंट फैक्टर्स जो इसको थिक कर देते हैं। तो कई लोग इसको फिर बाद में थिक करके कट करके फिर अपना डिशेज तैयार करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फाइब्रोजन होता है हमारा, ये प्रोटीन है, लेकिन ये क्या है, कोगुलेटिंग फैक्टर है। और एंटी कोगुलेंट फैक्टर में ध्यान रखना है हेपारिन। हेपैट का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपसे क्वेश्चन इस लेक्चर में बहुत होने वाले हैं। हेपैट का मतलब क्या होता है, दो गूगल कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन आप आंसर जरूर करना इसे। अब चलते हैं आरबीसी। आरबीसी को और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, इरिथ्रो का मतलब है रेड, और रेड सेल तो उसी का नेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इरिथ्रो मतलब कुछ और है। इरिथ्रोसाइट्स आर मोस्ट अबंडेंट। तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। सबसे ज्यादा कौन होता है, आरबीसी। दे आर सर्कुलर, बायकॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मतलब क्या, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और प्रिसाइज बोलूं तो एक स्टेज पे रहता है, फिर दूसरे स्टेज में गायब हो जाता है, नहीं रहता, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्यूक्लिएटेड। सर्कुलर मतलब क्या, आपको मैं डाल दूंगा सप्लीमेंट्री डायग्राम, गोला होता है ऐसा। अब बायकॉन्केव मतलब दो ग्रूव होते हैं। अगर मैं साइड से आपको इसकी विजिबिलिटी बताऊं, एक सेकंड से क्लियर कर लेता हूं। सो कुछ इस तरह का होता है। सो ये एक कॉनकेव सरफेस होगा, एक ये कॉनकेव सरफेस होगा, इसलिए इसे बोलते हैं बाय कॉनकेव, ध्यान रखिए। और इन्यूक्लिएटेड का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। द रेड कलर और आरबीसी इज ड्यू टू एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है वो, हीमोग्लोबिन इन देयर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इन मेल्स द एवरेज नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट 5.1 to 5.8 मिलियन पर एमएमक्यू को जब लीटर में कन्वर्ट करके तो पर माइक्रोलीटर। आप मुझे एक डीएमक्यू में कितने लीटर होते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर दोगे। एंड इन फीमेल्स इट इज लेस, 4.3 to 5.2, ठीक है।
देन कम्स दिस इज कॉल्ड द टोटल आरबीसी काउंट। याद रखिए, जो डॉक्टर्स हैं उनको तो याद ही रहता है, क्योंकि उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स देखना होता है। एंड द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। इंपॉर्टेंट, बच्चे सोचते हैं कि कम दिन का, मतलब जब ऑप्शंस आता है जनरली तो वो सोचते हैं इसका लाइफ इतना कम ही होगा, लेकिन ये 120 डेज तक रहता है, नियरली 4 महीने तक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज द इरिथ्रोपोएसिस। इंपॉर्टेंट, पोएसिस का मतलब क्या होता है, जनरेशन। सो इरिथ्रोपोएसिस मतलब रेड ब्लड सेल का बनना। अब बनता कहाँ, वो देखिए, अब प्रोड्यूस फ्रॉम द हीमोसाइटोप्लास्ट, और उसी को क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स। इसका डायग्राम डाल दूंगा मैं आपको साइड में। इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन मतलब क्या, जो इरिथ्रोसाइट्स को प्रोड्यूस करने वाला है। और फीटस, फीटस मतलब यंग बेबी जो पेट में है, ध्यान रखना। इस लिवर एंड स्प्लीन, ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा फर्क भी बताऊंगा। स्प्लीन क्या होता है, अगर आपका जनरली ऐसे स्टमक है, ये कंटिन्यू रहता है, तो स्प्लीन इसके ऊपर रहता है, इसके पीछे साइड आपकी किडनी रहती है, यहाँ पे आपका, ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे आपकी लिवर रहती है, तो कुछ इस तरह स्प्लीन यहाँ पे है, ठीक है। इसे इरेज कर देता हूं सो दैट इट बिकम क्लियर फॉर अस। एक सेकेंड। नेक्स्ट, इन एडल्ट, एडल्ट की जब बात होगी तो इट इज मेनली इन रेड बोन मारो। अगर आपका ये ऐसा बोन होता है तो इसके अंदर यहाँ पे ऐसा थिक स्ट्रक्चर जिसे रेड बोन मैरो कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है। तो आपको ध्यान रखना है, फीटस में लिवर एंड स्प्लीन होगा, लेकिन अडल्ट में रेड बोन मैरो। तो या रेड बोन मैरो को आप लोग क्या बोलोगे, सॉरी, रेड बोन मैरो को आप लोग कैसे याद रखोगे, रेड ये भी है तो रेड ब्लड सेल ही प्रोड्यूस करेगा। विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन, हीम मतलब आयरन रिलेटेड प्रोटीन, आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहाँ पे वो बोलते हैं ना, एडोलेसेंट गर्ल्स को स्कूल में जहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा खाना नहीं पाते, उनको फॉलिक एसिड का टैबलेट देते हैं। क्योंकि अगर इन्हें फॉलिक एसिड का टैबलेट है, ये अनीमिया नामक, एनीमिया नेम के डिजीज से सफर करना शुरू कर देंगे। विटामिन B12 को और क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन। आप मुझे बताओगे B1 से लेके आप पूरे B12 तक जितने हमारे विटामिन बी के टाइप है उनका नाम बताओगे, ठीक है। जैसे राइबोफ्लोविन है, नियासिन है, तो आप मुझे B1 का क्या नाम है, B2 का, ऐसे नाम सामने लिख के बताओगे कौन से नाम से बुलाते हैं। तो किस किस से बनता है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। ये रॉ मटेरियल हैं। ये 3 रॉ मटेरियल से क्या मिलता है, आरबीसी प्रोडक्ट मिलता है, जो कितने दिन जीता है, 120 दिन। अच्छा, ये रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, रेड बोन मैरो में, किसमें, एडल्ट में। अब यही यंग बेबी में ये कहाँ मिलता है, लिवर और स्प्लीन के अंदर ये वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। 120 डेज। इसका काम क्या है, आरबीसी का ऑक्सीजन कैरी करता है, किसके थ्रू करता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, इसे एचबी बोलते हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के थोड़ा, तो इतना आपको लिंक याद रखना है। इसे इरेज कर देता हूं। नाउ ओल्ड एंड worn आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड, एक सेकेंड, are destroyed in liver and spleen, graveyard for the RBC। अब देख रहे हैं आप लोग, यही डिफरेंस बताना था कि जो फीटस में प्रोडक्शन साइट था वही एडल्ट में डिस्ट्रक्शन साइट है, जहां पे आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसीज। कंडीशन विथ इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। और कम हो जाएगा, डिक्रीज, तो क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, बैलेंस जरूरी है हर एक चीज का, दैट इज होम्योस्टैटिस। अगर कोई चीज बॉडी में ज्यादा हो जाती है, लेट इट बी प्रोटीन ऑल्सो। आज मिसकंसेप्शन है यूथ के अंदर की प्रोटीन जितना खा लेते हैं हम उनको उतना अच्छा होता है, नहीं। अगर आपकी बॉडी की नीड है उतने प्रोटीन की तो ठीक है, अदरवाइज इफ योर बॉडी डज नॉट नीड दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यू आर जस्ट गिविंग एक्स्ट्रा वर्क टू योर किडनीज एंड स्टमक। अब वो क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी, उसे पूरा का पूरा वैसे ही निकाल देती है। तो इसी तरह से नंबर, हमको लगता है कि आरबीसी के कम होने से या हीमोग्लोबिन के कम होने से हमें अनीमिया होता है, नहीं।
अगर आपके आरबीसी के नंबर ज़्यादा है ना तो भी दिक्कत है। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ब्लड थिक हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया में ब्लड थिक हो जाएगा। अब ब्लड थिक होने से क्या होगा, आपके पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट गिरा। क्यों? क्योंकि ब्लड ही तो पूरे बॉडी में घूम रहा है, तो इसको क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये थिक हो चुका है ना अभी, तो ये वेसल्स को धक्का देते होगा, प्लस हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी। फिर ये ब्रेन में जब जाएगा तो ब्रेन में अगेन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो आपको बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। दैट्स वाई पॉलीसाइथीमिया लाइक कंडीशन है, इसलिए ब्लड थिनर करके आपको दवाई दी जाती है ब्लड थिनिंग की। क्यों ब्लड थिनिंग जाती है? क्योंकि हार्ट पेशेंट को जनरली ये दवाएं हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। क्या होता है इससे, वो जो ब्लड को पावर लगती है पंप करने की, कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट पेशेंट का हार्ट ही वीक होता है, तो वहां से ये टर्म आया। द हार्मोन erythropoietin produced by kidney cells stimulates the bone marrow for the production of the RBCs। देखिए किडनी, हमको लगता है, देखिए आज एक बात आपको बताऊं कि अब जो एजुकेशन सिस्टम है, फट से 1 मिनट में इसको मैं हटा दूंगा, कि डिफरेंट वर्टिकल्स है, समझिए ऐसे। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं आपके ऑर्गन के ही। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपका लंग है, हार्ट है, देन किडनी, लिवर। पहले कैसे थी, जब इंडिया पीछे थी ना, बैकवर्ड थी, तो क्या थी, अलग अलग बता देते थे, सब बच्चे समझ भी जाते थे, तब तक के लिए तब ठीक था। आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा हो गया, यू हैव टू कट अक्रॉस ऑल दी वर्टिकल्स। आपको सबके बीच में रिलेशन आना चाहिए कि क्या होने पे सीएनएस में कौन से कोऑर्डिनेशन से लंग परफॉर्म करता है फंक्शन। तो हमने देखा था, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। फिर लंग्स का रिलेशन हार्ट से कैसे है। फिर अभी जैसे आप लोग ने पढ़ा कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम होती है, जो प्रोटीन रिलीज होता है, वो किडनी करती है, ठीक है। अब ये ब्लड पूरे सिस्टम में देख रहे, ब्लड कहाँ अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म जा रहा है, तो आपको एजुकेशन भी इसी तरह से लेना होगा, सो दैट कि आप इंटरलिंक कर पाओ चीजों को। अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्विलिब्रियम की बात की थी, दैट इज योर केमिस्ट्री का टर्म। मानता हूं कि पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम या आपके जो पूरे हैं वो उसकी बात नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तो मैच खा रहा है, ठीक है, तो वहां से ध्यान रखना होता है, ये बहुत जरूरी है। जो ऐसा कर पाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज बोलते हैं इसको, तो आप लोग के लिए उतना फायदेमंद रहेगा आगे चल के करियर में। और क्वेश्चंस के नेचर भी आज इसी तरह के हो गए हैं, और एग्जाम्स लाइक आईआईटी में तो ये हायर लेवल तक पहुंच चुका है। एक चैप्टर का, एक फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे लिंक करना है, प्लस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री को एक साथ लिंक करके क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हर एक चीज होती जा रही है। तो आप ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपको इजी चीज आएगी आगे फ्यूचर में। एजुकेशन आगे बढ़ता ही जाएगा, चीजें और टफ ही होती जाएंगी। सो अच्छा है कि आज ही आप सीख लो, रादर देन फ्यूचर में टालने को, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ इसे। तो यहाँ से ध्यान रखिए, इरिथ्रोपोएटिन ये एंजाइम है, जो कौन रिलीज करता है, किडनी। मच्योर इरिथ्रोसाइट्स इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी एंड अदर मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कभी कभी सेल ऑर्गेनेल्स आपने देखेंगे जो सेल के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे छोटे, उनके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की है मेरे 11th के लेक्चर में। इट्स साइटोप्लाज्म दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोमा, बहुत जगह ऐसे ही बोलते हैं, इज रिच इन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीनिकेशियस पिगमेंट या प्रोटीनिशियस पिगमेंट दैट गिव्स रेड कलर टू आरबीसी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का टर्म आप सुन रहेंगे, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से रेड रहता है। अब आपको एक बात बताऊं, ठीक है, समझिए ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, एक नहीं होता, मल्टीपल हीमोग्लोबिन होते हैं। और ये जो जगह बची है पूरे इसमें, ये क्या बोला हमने इसको, साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म में कौन ट्रैवल कर रहा है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो वैसे लिंक करके बैठिए। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ध्यान में है आपको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम हमने रेस्पिरेशन में भी लिया था। इसका फंक्शन, एक फंक्शन सिर्फ आप मुझे मेंशन कर दीजिए। इरिथ्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कैसे, हीमोग्लोबिन के थ्रू, एंड CO2, मेंटेनिंग पीएच एंड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। देखे, अच्छा, मेंटेनिंग पीएच से आपको ध्यान में आना चाहिए क्लोराइड शिफ्ट, जिसे हम हैम्बर्ग फेनोमेना भी बोलते थे, ठीक से लिख देता हूं,
क्लोराइड शिफ्ट, वहां पे हमने देखा था हीमोग्लोबिन कैसे जान पे खेल के ब्लड के पीएच को मेंटेन कर रहा था और बफर कर रहा था। प्लीज गो इन दैट पार्ट एंड जो हमने ये रेस्पिरेशन के जो हमने ये लेक्चर्स डिलीवर किए हैं उसमें आप जाके ये सब देख सकते हो, ठीक है। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज कोगुलेशन और क्लॉटिंग। द hematocrit is the ratio of volume of RBCs to the total blood volume of the blood. It is different for men and women. तो मतलब क्या रेशियो कैसे होगा आपका वॉल्यूम ऑफ, ये सिर्फ एक डेटा है, आपको याद रखना है जो हमने ही बनाया। तो वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, नीचे क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इससे क्या होगा, इससे आप पता कर सकते हो कि कितना एफिशिएंटली आप ब्रीथ कर रहे हो। समझिए ये रेशियो अच्छा है, रेशियो जितना बैलेंस होना चाहिए उतना ही है, लेकिन फिर भी आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब क्या, आरबीसी लेवल पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और है, ठीक है। तो ये सब डेटा इस तरह से आप एनालाइज करते हो। चलते हैं हम आगे। अब देखिए ये बॉक्स मटेरियल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इवन आपके बोर्ड एग्जाम प्लस आपके नीट एग्जाम में यहीं से आते हैं। ईच इरिथ्रोसाइट अप्रोक्सीमेटली कंटेन्स 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए सो एक की बात हो रही है, यहाँ पे एक आरबीसी की बात हो रही है, इसमें 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं और इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा। नॉर्मल कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड ऑफ मेन इज अबाउट 14 to 17 एंड इन वुमेन में 13 to 15, ठीक है। दोनों में अलग अलग, जैसे हमने हीमोक्रिट नाम अभी नीचे ही सुना था, तो ये अलग अलग रहता है। अब आगे करते हैं, कंडीशन विद द लेस नंबर ऑफ आरबीसी और लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और बोथ इज कॉल्ड एज द अनीमिया, ठीक है। अनीमिया मतलब वर्ड का अनीमिया मतलब क्या होता है, हर जगह अनीमिया एक्चुअली बहुत सारी चीजों से, जैसे थाइलीसीमिया भी सुने हम लोग, तो अनीमिया का मतलब क्या होता है, लेस, हमेशा जनरली। ये जब आप आगे पढ़ोगे, जब डॉक्टर्स की पढ़ाई करोगे तो आप और ज़्यादा अवेयर होते होगे कि अनीमिया तो एक हम लोग सिर्फ नॉर्मल पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ के लिए अगर वो नंबर लैक होती जाते हैं तो उनमें अनीमिया यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज, अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे काम करता है। इस प्रोटीन आयन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन आयन कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए कैसे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन बेस्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है ना, चेन्स, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो जो 4 ग्लोबिन होते हैं उसमें 2 अल्फा होते हैं 2 बीटा होते हैं, सब आपको क्लियर करते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। एन आयन एंड एक पोरफायरिन रिंग्स, जिसको हम साथ में बोलते हैं हीम ग्रुप इज अटैच टू ईच चेन एंड ऑल द 4 चेन्स आर बाउंड टुगेदर। देखिए कैसे बता रहा है स्ट्रक्चर, समझिए। ये एक कोई फेरस है, एफी है, एफी के चारों बाजू ऐसे पोरफायरिन रिंग है। अब ये पोरफायरिन रिंग के आजू बाजू ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, अब ऐसे एक और ग्लोबुलर प्रोटीन, फिर एक और ग्लोबुलर प्रोटीन और एक और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसमें ये अल्फा बीटा अल्फा बीटा ऐसे नाम दिया गया, डिपेंडिंग, ये अल्फा बीटा नाम क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लोबिन, ये ग्लोबिन है, अलग कर देता हूँ कलर। अब यहाँ पे सेंटर में था, ये ग्लोबिन है, समझिए, अल्फा वालों को सिर्फ मैं कलर दे देता हूँ। तो ये एक साथ एक दूसरे से अटैच कैसे रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इनके अंदर बॉन्डिंग रहती है, ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना कि ये पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। अब एक ये हमारे पोरफायरिन रिंग है, सॉरी पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस्ड रिंग है ये, ऐसा, ठीक है। वो रिंग, तो कितने 1 2 3 4 और सेंटर में एक आयन, ये को इसको एक क्या बोलते हैं, हीम। ये ध्यान रखना आप लोग को, ऐसे 4 हीम मॉलिक्यूल होंगे पूरे। आप अगर ट्राई भी करोगे नेट पे, इतना क्लियरली आपको
बोलते हैं ना विजिबली दिखाया भी नहीं गया है। तो आप लोग जितना समझ सकते हो यहाँ से समझ लीजिए, और मैं आपको सप्लीमेंट्री डायग्राम भी डाल दूंगा सो दैट कि आप ज़्यादा 3 डायमेंशनल में इसको समझ पाओ। तो आपको होपफुली चीज़ें पूरी क्लियर होंगी कि ग्लोबिन क्या है, अल्फा बीटा क्या बोलना चाह रहा है, वो हीम का मतलब क्या बोल रहा है, पॉलीपेप्टाइड मतलब इन्हीं को बोल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी हीम अटैच विद, यह हो गया हमारा ईच हीम ईच कैरी 1 O2। तो यहाँ पे ये एक O2 कैरी करेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ से जो हमारा फेरस है, कलर चेंज हो जाने दो, हाँ, ये हमारा एक O2 ये लेगा, एक O2 ये लेगा, एक O2 ये लेगा। कौन से स्टेट में लेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फेरस, फेरस स्टेट में लिखता है। फेरिक स्टेट में ये एक्सेप्ट नहीं करता, ओनली फेरस स्टेट में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, and thus one hemoglobin can carry 4 O2 forming oxyhemoglobin। तो ये से 4 हो गए कि नहीं, वही बोल रहा है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को अब क्या बोलेंगे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ध्यान रखिए ऑक्सीजन के बाइंड होने के बाद, अदरवाइज वो तो हीमोग्लोबिन ही था। CO2 interacts with the amino acid residue of globin chains and forms the carb amino hemoglobin। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर साथ में, केमिकल केमिस्ट्री में जाऊं तो ऐसे आउटवर्ड अमाइनो ब्रांच होता है। अब इनके साथ CO2 इंटरैक्ट करता है। CO2 जो कहाँ होता है, अगर सेल O2 यूज कर चुका है तो उसका, तो ऐसे अटैच हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अमाइन ग्रुप से अटैच हो रहा है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हर एक चीज क्लियर करते जाइए। आफ्टर हीमोलिसिस, हीमोलिसिस मतलब क्या, ब्रेकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन, इट्स ग्लोबिन पार्ट इज ब्रोकन टू रिसाइकल द अमाइनो एसिड। ग्लोबिन पार्ट है मतलब क्या, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, ये राउंड वाले पूरे स्ट्रक्चर ये टूट के क्या बन जाएंगे, अमीनो एसिड कंपोनेंट में अपने। ये तो आप लोग जानते हो कि जब डाइजेशन होता है प्रोटीन का तो क्या बनता है, और इसके बाद इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बताइए मुझे, अमाइनो एसिड का। और अगर डाइजेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होता है, मैंने बीच में लेक्चर में इसको मेंशन किया था, आज ही के लेक्चर में, अमीनो एसिड में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमारा ग्लोबिन पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो ग्रुप में। आयरन ऑफ हीम ग्रुप इज स्टोर्ड इन दी एज द फेरेटिन इन द लिवर। लीवर का एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जाना चाहिए। लीवर अगर नहीं भी जानते रहेंगे आप लोग तो आज जान जाइए कि लीवर को बायो ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, समझिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके बॉडी में एक्स्ट्रा हो गया, उसको एक्स्ट्रा स्टोर करके वो फैट में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफॉर्म कर दिया कि नहीं कर दिया, एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट से दूसरे फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो रहा था तो उसको स्टोर करके रखने लगा फैट के फॉर्म में वो। अच्छा, तो इसलिए आपने देखा रहेगा जो ज्यादा खाना खाते हैं वो ज्यादा फैट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी स्टोर करने लग रही है किसको, ग्लूकोज का एज इन फॉर्म ऑफ फैट। अब आयन जो टूटा उसको कहाँ स्टोर करेगा, फिर से वो लीवर ही करेगा। आपके एंजाइम्स, जो भी बॉडी में एंजाइम्स हो उनको डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर कौन निकालता है, लीवर। किडनी का भी रोल है, एक्सक्रीशन का उसका रोल है, लेकिन बायो जो उसको ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि हमारी बॉडी सीधा लेती है वैसे ही नहीं पूरा निकाल देती, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है लीवर। इसलिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी का। ठीक है, हेपाइट का मतलब मैंने पूछा था आपको पहले, बताइए मुझे हेपाइट का मतलब क्या है। और हेपाइट से रिलेटेड ही फिर एक डिजीज आएगी हेपेटाइटिस, वो डिजीज के सिम्टम बता देना। आगे, अब बचा पोरफायरिन ग्रुप ऑफ हीम इज कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन पिगमेंट। ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे रब कर देता हूं। ग्रीन पिगमेंट ऑफ बिलीवर्डिन एंड रेड ऑरेंज कलर लाइक बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो देखिए यहाँ पे आर है तो आर से आप रेड कलर याद कर सकते हो, अब बचा हुआ वी है तो इसको ग्रीन दे देना। तो कोई भी ट्रिक करके आप लोग याद कर सकते हो। सो अब आगे क्या होगा, These pigments, mainly bilirubin, are added to the bile and finally remove। bile कहाँ पे,
बाइल डक्ट कहाँ पे, अगेन इसका आंसर लिखिए, बाइल डक्ट कहाँ होता है, उसमें मिक्स हो जाता है एंड फाइनली बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग को ध्यान होगा कि किस चीज को किस में कन्वर्ट किया हमने। एक सेकेंड, आज के लेक्चर में बहुत क्वेश्चन हो गए। ग्लोबिन, ग्लोबिन को कन्वर्ट किया अमाइनो एसिड में। हीम जो था, अरे हीम सॉरी, हमारा फेरस फेरिटिन के फॉर्म में कहाँ स्टोर हो गया, लिवर में। कौन से फॉर्म में, फेरिटिन। और पोरफायरिन रिंग जो नाइट्रोजन बेस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई हमारी पोरफायरिन रिंग, वो हो गई बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये देखिए आर है तो आर से बन गया रेड, और ये वी है, सॉरी वी अपेयर नहीं हो रहा, ये वी है तो यहां से इसे ग्रीन कलर दे दीजिए, और ये जाके बाइल डक्ट में मिल जाता है। बाइल पिगमेंट, सॉरी बाइल डक्ट होता है एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करता है, बाइल में मिल जाता है और उस अल्टीमेटली बॉडी से फ्लश आउट कर दिया जाता है। सो होपफुली आप लोग को अभी तक ये सब चीज़ें समझ में आई रहेंगी। तो ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा सो WBCs के साथ आऊँगा। आपको सिर्फ लग रहा हो कि WBC एक सिंगल कंपोनेंट है, नहीं जी, ये ग्रुप ऑफ छोटे छोटे सेल्स हैं, ये आप लोग को पता चल जाएगा। और मेन जो पार्ट होता है RBC वाला तो हो जाता है, इसमें बेसोफिल्स, निट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ऐसे करके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। और ये रियल में जब आप इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हो, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये WBC का। तो WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स तो बोल दिया हमने, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन है, अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, अलग अलग सेल्स हैं, और अलग अलग का फंक्शन भी अलग अलग है। कुछ इसमें धुआंधार एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि उनको कुछ नहीं दिखता, सीधा मारते हुए जाते हैं, तो वो कौन है और कौन स्पेसिफिक साइट्स पे अटैक करते हैं। फिर मोनोसाइट्स कैसे काम करते हैं, इसमें कुछ लोग इंगल्फिंग का फिनोमेना, इंगल्फिंग मतलब घेर लेते हैं, समझिए मॉलिक्यूल है तो इसको चारों तरफ से घेर लेंगे फिर इसको मार डालेंगे। तो ये सब हम जानेंगे कब, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग लाइक दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें लाइक दीजिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं कि अच्छा लगा तो हम लाइक दबा सकते हैं। सो ये सब आप पे है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ।